अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? हमेशा की तरह हर सुबह का आगाज़ में बहुत सारी दुआओं के साथ करती हूँ। आप जहाँ कहीं हो खैरियत के साथ और हमारा शो वॉच कर रहे हों, और अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर करे, हम सबको खैर आफियत में रखे। ज़िंदगी का हिस्सा हैं परेशानियाँ। दिस इज़ द लाइफ, एंड लाइफ जो है इट इज़ अ टेस्ट। ये सोच कर जब हम चलते हैं, इट्स नॉट द परमानेंट लाइफ। तो ये चीज़ ज़रूर सोचा करें कि जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, कुछ अरसे के लिए दी है, सबको, हम सबको पता है, आफ्टर ऑल वी हैव टू गो। तो जो खुशियां हैं उनको एंजॉय करें, जो टाइम है उसको उसको सोचें, उसको एंजॉय करें। जो आने वाला वक्त है उसके लिए अल्लाह पर तवक्कुल करें। और बहुत सारी दुआओं के साथ शो को मूव ऑन करते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है राना उमैर ने, रिपोर्टर है रोज न्यूज से। आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं जी, जो बिलाल अजहर कियानी का एफपीआर में जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए हुकूमती हमायत का जो उसके अज़्म का अदा किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैम, हुकूमत महंगाई जो दिन प दिन हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, रिटेलर्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई थी बिफोर 1 वीक। गुज़िश्ता रोज बिलाल अजहर कियानी जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना है, उनके हमरा चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल भी मौजूद थे, और कुछ ताजिर थे, मरकजी जो ताजिर हैं वो भी उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे। बाकी जितने जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मरकजी ताजरान है वो भी उनके साथ मौजूद थे। अब समझना होगा कि ये जो टैक्स रिटेलर स्कीम और ऐप मुतारिफ कराई गई है, इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह वर्किंग करेगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने उस हवाले से क्या कहा, बिलाल अजहर कियानी जो वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना है उनकी तरफ से क्या कहा गया, फिर देन जो ताजिर हैं उनकी तरफ से इस ऐप के और इस स्कीम के हवाले से क्या कुछ उनके जज्बात है, चूंकि इन्फ्लेशन और टैक्स के हवाले से ताजिर भी काफी परेशान है। ये जो ऐप मुतारिफ कराई गई है, रिटेलर्स ऐप, इसका पर्पस क्या होगा? इसका एफपीआर की जानिब से ये कहा गया कि 30 सितंबर तक जो इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको दो सहूलतें दी जाएंगी। एक तो 25,000 की उसको प्लेट दी जाएगी 25,000 की। वो 25,000 की प्लेट जो दी जाएगी, एक गोल्डन प्लेट है, इतनी सी प्लेट वो दिखाई भी गई थी एफपीआर की तरफ से, जो चेयरमैन एफपीआर हैं। तो वो प्लेट जो छोटा ताजिर होगा वो अपनी शॉप के बाहर लगाएगा। उसका पर्पस क्या होगा? उसको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, जितने सालाना टैक्स बनता है, जो मंथली टैक्स बनता है, इनकम टैक्स हो गया, उसको उस पर रिलीफ दिया जाएगा। जो एफबीआर की टीम होगी, यानी कि जो अफसर तैनात किए जाएंगे, वो जो छोटा ताजिर होगा उसकी शॉप के वो अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे जब तक उसकी प्लेट बाहर लगी हुई होगी। जो ताजिर या जो लोग 30 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनके अगेंस्ट चेयरमैन एफबीआर की जानिब से कहा गया, एक तो 25,000 को प्लेट से वो महरूम हो जाएंगे, और दूसरा जो इनकम टैक्स है वो उन पर आयद होगा, जो कि लेट इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराएंगे। 30 सितंबर तक एफबीआर की जानिब से डेट दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ताजिर इस रिटेलर स्कीम से खुश हैं? चूंकि 12 स्कीम पहले इंट्रोड्यूस करवा चुकी है हुकूमत, जो कि बुरी तरह नाकाम रही हैं। अब ये 13 यानी कि 13वीं स्कीम है जो कि रिटेलर्स टैक्स स्कीम ऐप है। अब ताजरों की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेट्स सी अगर ये कामयाब हो जाती है तब। अब चेयरमैन एफपीआर की जानिब से भी 2 से 3 चीजें शेयर की गई। एक तो ये की गई कि इनकम टैक्स गोशवारे ताजिर जल्द से जल्द जमा करवाएं, जो कि 30 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट है। उससे 25,000 का उनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा और 25,000 की वो प्लेट दी जाएगी, यानी कि 50,000 उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी कि एफपीआर की तरफ से दिया जाएगा। अगर 30 सितंबर तक टैक्स नहीं जमा होता तो वही 50,000 ताजिर को एज अ इनकम टैक्स के तौर पर जमा करवाना हो। ओके, तो ये जो सारी उन्होंने कोशिश की, हम कह सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट सामने है? क्या हुकूमत इससे एग्री करेगी और क्या ये फैसिलिटेट करेगी छोटे दुकानदारों को?
क्योंकि हमने देखा माजी में पहले भी ऐसे बहुत सारे इकदाम किए गए, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो हैं, ऐसे प्रपोजल सामने आए, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट हमने नहीं देखा जिससे छोटे दुकानदार खुश हों। मैम मशीर खजाना खुरम शहजाद, उनसे हमारी फेस टू फेस उन्होंने रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की गई। उनसे मेरा यही सवाल था कि ताजर किस तरह अपना ट्रस्ट डेवलप करेंगे इस स्कीम के हवाले से। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 1% इनकम टैक्स आयद होगा ताजरों पर इस प्लेट के थ्रू, जो ये 25,000 की प्लेट ले लेते हैं और खुद को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं इस रिटेलर ऐप के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स आयद किया गया है ताजरों पर। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि ताजरों को हमने इंसाफ देना है और उनके लिए हमने कुछ ना कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड करनी है ताकि वो टैक्सेस देकर या अदर चीजों में वो स्ट्रेस या फिर टेंशन की तरफ ना जाए। चूंकि महंगाई दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सिर्फ और सिर्फ छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार तक सिर्फ 25,000 वो FBR रजिस्ट्रेशन में जमा करवाएंगे, खुद को वहां पे रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये ऑनलाइन ऐप भी है। फिर एक सीनियर सहाफी की तरफ से ये सवाल किया गया कि ये जो प्लेट है ये जाली भी 2 नंबर तरीके से भी तैयार की जा सकती है, जो कि AI का है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उस पर चेयरमैन FBR की जानिब से यही कहा गया कि इस पर एक स्पेसिफिक गोल्डन टैग लगा होगा जो कि FBR से रजिस्टर्ड होगा। वो FBR जो गोल्डन टैग है वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड होकर 25,000 देकर वो छोटा ताजिर अपनी टेंशन कम कर सकता है। क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा इसी ग्रीन प्लेट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ये जो आम छोटा दुकानदार है उसके पास तो शायद उतनी इनकम भी नहीं होती समटाइम्स, और वो इतना अभी वो उसे कंप्यूटर, अगर हम इजी वर्ड्स में इसको बयान करूं तो कई दफा कंप्यूटर तक नहीं होते, उनको समझ नहीं होती किस तरह से वो ये सब करेंगे। मैम बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं चाह रहा था आप मुझसे सवाल करें। मैम चेयरमैन FBR से चाह रहे थे। देखिए, मैं तो वो सवाल करूंगी जो मेरी आवाम की आवाज होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है, कोई पॉइंट आपके माइंड में होता है तो जरूर शेयर किया करें। जी बिल्कुल मैम, देखें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैम यही सवाल वजीर खजाना और FBR की जानिब से किया गया था। कुछ जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। चूंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल पे जाके हम जैसे प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऐप भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल होगी। तो चेयरमैन FBR की जानिब से ये कहा गया कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल लोगों के पास नहीं होंगे, चूंकि छोटे ताजिर हैं जिनकी जो मंथली इनकम है वो अगर 25,000 तक नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या करेंगे। तो उनकी तरफ से ये कहा गया, फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड मोबाइल किसी के पास नहीं होता तो वो FBR की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो 1% टैक्स है, फॉर एग्जांपल उसकी मंथली इनकम 10,000 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए टैक्स देगा अगर उसके पास प्लेट होगी। अगर उसके पास गोल्डन प्लेट नहीं होगी या उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा तो चेयरमैन FBR की जानिब से कहा गया कि उनको कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी। प्रॉपरली उनको नहीं कहा गया कि वो टैक्स नहीं देंगे, बट उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा। कितनी लिमिट है? लास्ट क्वेश्चन करूंगी, कितनी लिमिट है इनकम की? मैम किसी इनकम मैम इनकम तो ऑब्वियसली जो छोटे ताजिर हैं उनकी डिपेंड करता है। अभी उनका डेटा कलेक्शन FBR ने करना है, चूंकि 30 तारीख ये चीजें अभी इतनी मुझे नहीं लगता क्लियर हैं छोटे दुकानदारों के लिए। इस पे छोटे ताजर किस तरह से आएंगे। आई होप कि ये इन फ्यूचर इसके ऊपर ये थोड़ी सी क्लियरेंस आए और ज्यादा आप इसके ऊपर जो है जब क्लियरेंस आए तो डिटेल शेयर करें। थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव जो है हुकूमत की तरफ से वो हमारे साथ शेयर किया। हमें ज्वाइन किया जी अभी तलहा अकरम ने, रिपोर्टर है रोज न्यूज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तलहा, आज आप हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान की फजाई सरहद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को अरबों डॉलर्स का नुकसान। जी, इस हवाले से जो रिपोर्ट है हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। और एग्जैक्टली पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की फिजाई हदूद भारतीय तमाम एयरलाइंस के लिए 23 अप्रैल 2025 से मुसलसल बंद है और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 24 सितंबर 2026 तक। पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद है
वो तमाम भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद है। और इसी वजह से भारतीय एयरलाइंस को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में भारतीय एयरलाइंस को 2.5 से 3 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश के बायस, क्योंकि एक तो उनका फ्यूल दोगुना खर्च हो रहा है। पहले वो पाकिस्तान की फिजाई हुदूद को यूज करते थे, तो जब मशरिक़ वुस्ता में जाना होता था तो सफर शॉर्ट था। इसी तरह दीगर दुनिया के ममालिक में, कनाडा में, यूएस में जाना था तो फ्यूल कम लागत होती थी उसकी, और इसके साथ जो वक्त है वो भी कम खर्च होता था। लेकिन अब वक्त भी ज्यादा खर्च हो रहा है और फ्यूल भी दोगुना खर्च हो रहा है। तो इसी वजह से गुज़श्ता एक साल में 2.5 से 3 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें ये तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था ना, ये तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था। एग्जैक्टली पहले उनको सोचना चाहिए था। उसकी जानिब में मैं अभी आता हूँ। तो मशरिक़ वुस्ता में जाने के लिए अब भारत का जो एयरलाइंस है उनको 3 घंटे का इजाफी जो सफर है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके साथ जो कनाडा और अमेरिका का सफर था वो 6 से 7 घंटे मजीद तवालत का शिकार हो चुका है। इसके साथ यौमिया भारतीय एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ा है, वो यौमिया 15 लाख अमेरिकन डॉलर से जायद है, जो कि पाकिस्तानी 35 करोड़ रुपया यौमिया बनता है। तो इस कदर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आते हैं आपकी बात की तरफ कि पहले सोचना चाहिए था, यकीनन पहले सोचना चाहिए था। और ये कदम पाकिस्तान ने उठाया था जब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, जब मोदी की गवर्नमेंट ने अपने ही जो एक मकबूजा इलाका है कश्मीर का, वहां पर एक खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया अपने आप को बेनिफिट करने के लिए, और हमेशा की तरह उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि आप आए, सबूत लेकर आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं, इंटरनेशनल बरादरी जो है वो उसकी अदालत में जाते हैं, वो फैसला करेगी, आप सबूत पेश करें। लेकिन 12 पाकिस्तान के कहने के बावजूद कोई सबूत पेश नहीं किया गया। सबूत पेश कैसे करते, क्योंकि किया ही खुद था, तो हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। फिर उसी के नतीजे में पाकिस्तान ने इस फिजाई हुदूद को बंद किया और फिर मार के हक हुआ, जिसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान के शाहीनों ने जो धूल चटाई थी हिंदुस्तान को, इबरतनाक शिकस्त, और उसी का खुमियाजा अभी तक भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से 2.5 से 3 अरब डॉलर गुज़श्ता एक साल में भारतीय एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब ये फिजाई हुदूद की बंदिश, जिसका सिलसिला 23 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था, अब इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया कि अब ये 24 सितंबर 2025 तक भारत की तमाम एयरलाइंस के लिए बंद रहेगी। यहाँ पर ये याद रखिए कि ये सिर्फ भारत की एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद है, और किसी मुल्क के लिए और किसी मुल्क की एयरलाइन के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद नहीं की गई, वो खुली हुई है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो किस तरह से देख रहे हैं अभी जो हालात चल रहे हैं दुनिया के? आपको क्या लगता है आगे इसी तरह से ये हदूद जो है बरकरार रहेंगी, या आपको लगता है कि इंडिया फिर से अपना कोई रंग बदलेगा? क्या आपको नज़र आ रहा है? क्या जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? एनालिसिस तो मेरा यही कहता है कि भारत में इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, जो कि आरएसएस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर हिंदुत्व सोच जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने अपना जो रंग है वो जमाया हुआ है। तो जब तक ये सोच भारत में बरसर इक़्तिदार रहेगी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी भी वो भारत अच्छे नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसका जो एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज हैं। इस वक्त याद रखिए दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं, एक को इजराइल कहते हैं तो दूसरे को भारत कहते हैं। इन दोनों के, जिनको आपस में एक दूसरे का कजन भी कहा जाता है, दोनों के एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज हैं। दोनों, वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है तो ये अखंड भारत की बात करता है। तो इसके होते हुए ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीद रखना मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्त में होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माजी में जब भी हमने देखा, जब भी भारत में इलेक्शन हुए, इस तरह का एक ड्रामा रचाया गया, अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को उभारा गया। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि वहां की जो अकलियतें हैं उनके खिलाफ इस वक्त जो भारत में सलूक रवा रखा हुआ है बरसर इक़्तिदार मोदी की गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान पहलगाम किया गया। उससे माजी में हम जाएं थोड़ा सा पीछे तो पुलवामा किया गया था। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है
वो अपने आप को बेनिफिट करने के लिए किस कदर आगे जा सकती है, किस कदर गिर सकती है। एक ऐसा जहन, हिंदुत्व का जहन इस वक्त भारत में बरसरे पैकार है, वो बरसरे इक्तदार है। तो उसके होते हुए ताल्लुकात किस समत में जाएंगे, यकीनन बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि उसके अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान चाहता है कि अपने जो जितने भी बरादर हमसाया ममालिक हैं, खा वो अफगानिस्तान हो या दीगर कंट्रीज हो, और इसके साथ भारत इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान चाहता है कि अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर इस्तवार करे, क्योंकि इसमें भारत का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरीन होंगे, ट्रेड होगी, और इसके साथ जो ऐसे मुआहदे जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिससे जनूबी एशिया खिता जो है वो ऊपर उठ सकता है, तो जब ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ये जनूबी एशिया का जो खिता है ये यकीनन यूरोप को टक्कर देने के काबिल हो जाएगा। और लेकिन भारत में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो शायद ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तो मुसलसल ख्वाहिश है और रही है कि ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन ये स्टेप पहले भारत की तरफ से लिया गया था पहलगाम का। उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये फिजाई हदूद बंद की। पाकिस्तान कभी भी ऐसे इकदाम पर यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर कोई कदम उठाया जाता है तो फिर 2 कदम जवाब देने का हक पाकिस्तान यकीनन रखता है। बिल्कुल ऐसा ही आपने कज़न कहा, आपको याद करवाऊंगी जी, इंडिया ने कहा था मेरी फादरलैंड है, वो बहन भाई कहते हैं खुद को, इसलिए उनकी हरकतें भी वैसी ही हैं, सेम हैं। तो एनी हो, हमारा पानी बंद करने की बहुत धमकियां देते हैं। देखें फ़ज़ाई हदूद बंद होने से उनको हमने भी झटका दिया हुआ है, लेकिन वही बात है कि ये हमने कुछ नहीं किया, ये उनके अपने करतूत हैं जो कि उन्होंने खुद से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, मैं यही कहूँगी। और देखते हैं जी सितंबर 2026 तक, जैसे आपने भी कहा कि ये जो है फ़ज़ाई पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। लेट्स सी कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा। आपको क्या लगता है एक्सटेंड किया जाएगा? मुझे तो यही लग रहा है कि एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे आपने भी कहा कि उनकी हुकूमत जब तक है तब तक तो हालात बेहतर होते नजर नहीं आते। एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जिस सब चीजें अभी आगे बढ़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो खुफिया तौर पर ये प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि उसको जो मार के हक की शिकस्त है वो अभी तक हजम नहीं हो पाई। मार के हक की शिकस्त के बाद हमने देखा कि भारत जो अपने आप को दुनिया में सुपर पावर बनाने का राग लापता था, अब वो दुनिया में कहीं खड़ा होता नजर नहीं आता। टोटली वो आइसोलेशन में जा चुके, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पूछ नहीं रही। और उसकी बनिस्बत पाकिस्तान को अगर देखते हैं तो मार के हक की फतह ही वो फतह थी जिसने पाकिस्तान को उड़ान दी। फिर मार के हक हुआ, फिर पाकिस्तान के अमेरिकन क़यादत के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, फिर ईरान अमेरिका जंग में सालसी का किरदार, फिर सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, और फिर अभी ये ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट, मक्का जॉइंट एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें भारत को मुकम्मल तौर पर हजम नहीं हो रही। तजियाकार भी यही बताते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की साजिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और अगर यही चीजें इसी समझ जाती रही तो बिल्कुल ये कहना कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जो है वो ये जो कदम है कि 25 सितंबर 2026 तक ये बंद रहेगी फिजाई हुदूद, तो आगे इसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। जी थैंक यू सो मच तलहा, आपने रिपोर्ट शेयर की। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया है राव मोहम्मद अफजल खान ने, जो कि प्रोफेसर हैं और एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जनाब राव साहब, आज आपने हमें जूम पे ज्वाइन किया है और हमारे साथ आप एनालिसिस शेयर करने वाले हैं। अब आपने देखा जी ईरान जो एक वो हमारा पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें थी, फील्ड मार्शल का जो हमारे जो है फील्ड मार्शल, उनका अहम दौरा भी मुकम्मल हो गया जो मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने किया। तो क्या इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल जैसी होती है, अब इतने क्रिटिकल मामलात में आ गई है कि दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि एक बाइज्जत तरीके से इस जंग से छुटकारा मिले। लेकिन साथ ही साथ इतने चीजें हो जाती हैं बयानात की शक्ल में, अमल की शक्ल में, कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और वो दोनों ममालिक में दो कुव्वतें जो सी जंग को जारी रखना चाहती है, उन्हें बहाना मिल जाता है। ये मौजूदा दौरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम है।
टेक्निकली इनकी आज की या कल की जो गुफ्तगू है वो यही है कि अमन के अलावा कोई चारा नहीं किसी के पास भी, और अमन का ये जो मौका है इसको गवा देना दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। ईरान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और अमेरिका के लिए तो हो ही रहा है, चूंकि सियासी तौर पे उसने काफी साख खोई है इस जंग की वजह से। तो ये जो मौजूदा दौरा है रिवाइव करना चाह रहे हैं कि वो जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की सालसी में, और ये तय हुआ था कि गुफ्तगू के बाद ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, उसी सिलसिले की कड़ी है। और उम्मीद है कि ईरान भी अब पूरी तरह दानिशमंदी से काम लेगा और अमेरिका भी दानिशमंदी से काम लेगा, बावजूद इसके के बयानात आप नोट कर रही हैं दोनों तरफ से ऐसे आने। जब तक हालत जंग रहेगी आप किसी अच्छे बयान की तवक्को न रखें। अमलन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब ये नए सिरे से हमारे जनरल आसिम मुनीर का ईरान जाना बहुत अहम है। यानी आपको पता है कि पहले भी जब पहली बार मुआहदा हुआ तो जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया था तो अमेरिका और ईरान के दरमियान वो ऑनलाइन साइन हो गए थे। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि दुनिया के लिए, अमन के लिए एक खुशाइंद बात है उनका ये दौरा भी, और जल्द ही इसके अच्छे नतीजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो जंग बंदी और स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलने के मामले पर चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा इस्लामी जमहूरिया ईरान का एक रोज़ा दौरा जो है मुकम्मल कर लिया। तो आप क्या समझते हैं ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है और ये जो जंग बंदी है इसके लिए ये जो गए हैं, इस दौरे के क्या रिजल्ट सामने आएंगे, किस तरह से अब मुज़ाकरात होंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? मैं ये देख रहा हूँ कि हर चीज अब जानी तो अमन की तरफ है ना। मैंने बताया अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही कोई इंडिकेशन मिल सकती है तो वो भी मिलेगी दुनिया को अमन की तरफ की। लेकिन आप नोट करें कि दुनिया में अब वो बहरान की कैफियत नहीं रही दुनिया में। ईरान अमेरिका को छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जो पहले थी। आप नोट करें कि आज भी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, बावजूद इसके कि अभी बज़ाहिर कोई मायना नहीं हुआ, बज़ाहिर कोई नई बात नहीं हुई। इस बात का हमारे यहाँ तो रोज बढ़ती हैं और 1-2 रुपए कम भी हो जाती है। आज जो कम हुआ है हमारे यहाँ तो 4 दिन बाद कम भी हो जाएगी और होती भी रहती है। अब असल में हम ना अभी अपना छोड़ दें, दुनिया को निपटा ले पहले। ये दुनिया निपटी तो हम भी निपट जाएंगे। मेरा ख्याल है पहले अपना निपटा लेते फिर दुनिया को निपटाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अपना ओपिनियन है जी, हमें हक है, आजादी राय है हमारे। नहीं, हमने 77 ईयर में अपना जो निपटाना था वहां वो यहाँ इस हाल को अपना निपटा के पहुंचे हैं। उसको तो वो तो बहुत ही बहस तलब बात है और बड़े उसमें तो मामले हैं। उसमें पेट्रोल के अलावा भी है ना जी, इस कहानी में तो बहुत कुछ आएगा, वो हम कभी और वक्त में करेंगे। हमारा निपटना जो है वो पेट्रोल से नहीं होगा, हमारा निपटना तब होगा जब हम अपने आप से निपट लेंगे। और अपने आप से निपटने के फार्मूला एक बार बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ गई है, दुनिया को भी आ गई है। अमल आइन और कानून पर अमल करें, हम अपने आप से भी निपट जाएंगे। पेट्रोल जो भी होता जाए, हम इतनी इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी कि हम ले सकेंगे, हम हर चीज खरीद से। कुव्वत खरीद असल चीज है, पैसे नहीं है, कीमत नहीं असल। जब 60 रुपए पेट्रोल था, बल्कि 6 रुपए भी था 71 की जंग में, तो 6 रुपए जब पेट्रोल था, लोगों के पास जीप भी नहीं होती थी, कार भी नहीं होती थी, और वो पेट्रोल तो क्या डलवा सकते थे। तो इसलिए महंगा भी नहीं लगता होगा ना राव साहब, ना जीप थी ना कार थी। महंगा तो तब लगेगा वो जब यूज में आएगा। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब नॉर्मल तेल ही था, राधा ने कहा सर, जब जीप नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था। अब अल्लाह ताला ने जो खुशहाली इस कौम को दी है, हो सकता है राव साहब, रोना बंद कर दे। हो सकता है राव साहब ये स्ट्रेटजी में जितनी खुशहाली मैंने अपनी उम्र में देखी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मोहल्ले में एक साइकिल होता था, सारे मोहल्ले वाले उसे मांग के लेके जाते साइकिल।
अब कम से कम मुलाजिम जिसे आप समझते हैं, अल्लाह ने उसको ये भाग लगाए कि वो पेट्रोल भी डलवा रहा है और मोटरसाइकिल, अगर 3 लोग मजदूरी को जा रहे हैं, 3 लोग के पास मोटरसाइकिल है। अच्छा, बड़ी बातें हैं डिफरेंट। राव साहब, एक छोटी सी बात आई है माइंड में आपकी बात से कि राव साहब, हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो, ये वापस उसी स्टेज पे लाना चाह रहे हो पाकिस्तानी कौम को, ना राधा नाचे ना वो आपकी बात किस तरह लाएंगे, किस तरह स्ट्रेटेजी हो सकती है? पेट्रोल आप कह रहे ना, पेट्रोल अब महंगा लग रहा है क्योंकि चीजें लोगों के पास जो है व्हीकल्स हैं, पहले वो थी ही नहीं तो इसलिए महंगा नहीं लगता था। अब तो लोग पता नहीं आप पाकिस्तान में रहती है कि नहीं रहती, जाए जरा ये जो डीलर्स हैं, जाए जहाँ का शोरूम के सौदे हो रहे हैं, जाए जो ये तेल वाली छोड़ के उनकी कुव्वत खरीद हाइब्रिड तक ले गई उन्हें, कहाँ है आप? अब तो ये स्कूटियां ले ले, कौन सा घर है जिसके पास स्कूटी और जी, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, काफी आवाम के लिए वो एक रिलीफ है। हम इसी दौर में हमने जीना है, इसी मुश्किलों से करके निकलना है, हमने अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है और रोना खत्म करेंगे, ना शुक्रापन खत्म करेंगे तो हम तो निकल जाएंगे इस दौर से। नो डाउट, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम रोते खड़े रह जाएंगे। बस हमें बहुत दिया अल्लाह ने। मैं तो नजर जब लगाता हूँ आज से 50-60 साल की जो मेरी जिंदगी है, मैं कहता हूँ कि हम इतने खुशहाल हैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप लोग तो आप लोग यानी नौजवान सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। आपको तो ये पता नहीं कि एक वक्त में गंदम की रोटी भी मुयस्सर नहीं थी और अब आप 1 सेकंड में ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देते हैं, 1 सेकंड में आप जाते हैं KFC में और डॉलर उसमें 800 का बर्गर खाने की इस्तात अल्लाह ने दी है, तो इस मुल्क के तो बिल्कुल यही वो मुल्क है कि किससे पीछे चला जाएगा? इस सवाल ही पैदा होता है ये मुल्क पीछे चला जाए। बस जरा थोड़ा सा हमें बेसब्री ज्यादा आ गई, हमारे तहम्मुल खत्म हो गया, हम लोग दूसरे के लिए रास्ता नहीं देते, सिर्फ समझते हैं कि मेरा काम चलता रहे। बस ये अबे एजुकेशन की जरूरत है, एक से नहीं। हम बहुत बड़ी कौम है और बहुत बड़ी कौम बन के उभरने वाले हैं। मैं आपको पता नहीं ये सही है कि नहीं। राव साहब, हम इसीलिए डटकर मुकाबला करते हैं। नो डाउट बहुत सारी चीजें उन पे काम करने की लेकिन जरूरत है, लेकिन यही बात है कि हम सबको मिलकर करना है, हमें मिलकर करना है। बहुत ही जरूरत है, मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये आप भी रखें कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग और ईरान और अमेरिका की जंग ने पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत की तरफ गामजन कर दिया है। बिल्कुल, बस जरा देखते रहे, इंशाअल्लाह आपसे साल बाद हम प्रोग्राम करेंगे तो शायद आप कहेंगे ये तो एक मजलूम की बढ़ती जो मैंने अभी हाथ दी थी, मुझे चूंकि शौक है पाकिस्तान को आगे देखने का। नहीं, आप देखेंगे मेरा ये विजन ये कहता है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह। और ये जो हमारे में इखलाकी मामला है, उम्मीद पे तो हम जिंदा हैं। अच्छा राव साहब, एक और पॉइंट भी है कि ट्रंप का दौरा तेहरान से कब फील्ड मार्शल को फोन भी आया और ईरान को मुज़ाकरात पर लाने के लिए, उनकी मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए, टेबल टॉक के लिए भी उन्होंने जो है वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दायर की। तो इस सिचुएशन को जो ट्रंप की है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वही तो मैंने शुरू में कहा है, इस वक्त दोनों मुल्कों की जरूरत है कि जंग बंद हो। आसिम मुनीर अपने तौर पर तो नहीं चले गए। मैं आपको कल भी कहता हूँ मैं ना चला जाऊं, आप ना चली जाए, आने की हमारी हैसियत नहीं होती, तब वक्त है कि हम वजन ना रखते हो। आसिम मुनीर को ये मैंडेट मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी और दुनिया की तरफ से भी कि आप ये मामला हल कराएं आलमी सतह पर। तो अब ट्रंप भी इसलिए फोन कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता मामला थोड़ा सा, लेकिन आपको नहीं लगता मामला जो है इस दफा थोड़ा सा चेंज है? जैसे अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया और उससे पहले ट्रंप ने तो उनको कहा फोन करके कि मुज़ाकरात टेबल टॉक की तरफ लाया जाए ईरान को, लेकिन ईरानी आर्मी चीफ का जो बयान है वो ये है कि हम 20 सालों तक भी जंग लड़ेंगे और दुश्मन को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। इस दफा ईरान की जो आगे से रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा सख्त आया है।
नहीं सख्त, मैंने कहा अमेरिका ने भी तो कहा है, उसका कम रिस्पांस सकता है कि मैं ये कर दूंगा आपको, अब जंग होगी, असल तो अब हम करेंगे, अब तक तो तबाह हुई नहीं। ट्रम्प की तो हिस्ट्री ऐसी रही है। दोनों की बातों पे न जाइएगा, अमलन दोनों की आफियत इसमें है और वो समझते हैं कि अब ये, अच्छा वो 20 साल की जंग की सुने, ये जंग तो 100 साल भी खत्म नहीं होनी, इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे, जंग से मुराद है ये जंगी सूरत-ए-हाल खत्म हो जाएगी। बाकी वो अब अमेरिका ईरान चाचे मामे के भाई नहीं बन जाएंगे, वो रहेंगे अमेरिका और ईरान ही। और ये जंग है, वो अक्सरी तौर पर इधर तरक्की करेगा, वो हो सकता है कुछ साजिशें करता रहे इसराइल के कहने से अमेरिका, लेकिन अमलन जंग खत्म भी होगी और ये आगे भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दरमियान में ये दो चार है ना, आप कहते पासदाराना इनकलाब कुछ कर देते हैं, या वो इसराइली लॉबी अमेरिका में कुछ कर दे, ये करते रहेंगे। उसके बावजूद ये मामले ठीक होंगे, चॉइस ही नहीं रहेगा किसी के पास। चलें जी, ये आप सारे हमने सिनेरियो को देख लिया। इस वक्त वाकई में दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि टेबल टॉक की तरफ आया जाए और किसी तरह से ये जंग बंदी हो जाए मुकम्मल तौर पर, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो वो नहीं हो पा रही, क्योंकि डेफिनेटली जंगें हैं और जंगें जो हैं वो एकदम से इस तरह से नहीं रुकती। दूसरी वो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, एक तरफ हम देखें तो इजराइल जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा और वो इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रहा, किसी तरह वो एग्री नहीं कर रहा कि यहाँ पर अमन होना चाहिए। उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मैंने आप ही के पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था, जो इसराइल है उसकी बका का मसला है। अगर ये जंग रुक जाती है, ईरान अपना काम शुरू कर देता है आराम से, अमेरिका जो है उससे पीछे हट जाता है और हाथ हटा लेता है, अमेरिका तो अब मजबूरन है ना, फिलहाल उसके कहने से जंग जारी कर चुका, फंसा हुआ है। अगर अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट जाए और तो उसकी तो बका का मामला है, वो तो ये चाहता है कभी भी ये जंग खत्म ना हो, जब तक जंग जारी रहेगी अमेरिका मजबूर है उसको आशीर्वाद देने पर। तो उसकी बका मैं आपको पेशीनगोई करता हूँ कि अगर किसी तरह ईरान अमेरिका की जंग अमलन खत्म हो गई, इसराइल कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा, बस इतनी से ज्यादा क्या बड़ी बात है। कुछ अरसे के बाद इसराइल बिल्कुल आराम से ऐसे रहेगा जैसे फलस्तीन पहले रहते रहे, ये भी अपने जिंदा रहना चाहेगा तो रहेगा। इसराइल वो नहीं रहेगा जो कि जी हम दुनिया पे कब्जा करें, नहीं रहेगा। सही। तो इसमें ये जो जनरल हातमी ने भी कहा है, हमें हर हाल में दुश्मन को नाकाम बनाना है और शिकस्त की तलखी का मज़ा चखाना है। आपको लग रहा है कि अब ये जो दौरा मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अभी कुछ दिनों तक जो है इसके कोई जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स? बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। और जनरल हातमी ने कुछ कहा और जनरल ट्रम्प ने कुछ कहा, उनको उनके बयान तक रखो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव। ये दौरा इतना मामूली नहीं था, ये दौरा तकरीबन उसके पहले था जब फर्स्ट टाइम अमेरिका और ईरान में मुआहदा हुआ, तो हमारे फील्ड मार्शल ने दौरा किया था, उसके बाद ये मुआहदा हो गया। इस दौरे से उतना ही पॉजिटिव होगा और जल्द इसके अच्छे बताए जाएंगे। इस दौरे से सीधा सा एक क्वेश्चन करूंगी डायरेक्ट, इंडिया को कितनी तकलीफ हुई होगी? नहीं, इंडिया तो ये आपने बिल्कुल वही की, इंडिया को इसराइल से भी ज्यादा तकलीफ हुई। यानी इसराइल से बड़ा टेररिज्म जो होता है वो इंडिया है। इंडिया तो इस वक्त अपने आप को यूं समझ रहा है कि ना वो 3 में है ना 13 में, ना आदमी सिफारती महाज पर उसकी कोई हैसियत है, फौजी महाज पर आपकी फौज ने उसको वहां पहुंचा दिया जहां से उसकी कभी वापसी नहीं हो। तो इंडिया तो तकलीफ कम लफ्ज है, मरोड़ में है। हालत मरोड़ समझती है ना, वो तो हर बात, हर आपका लम्हा, हर बयान, हर चीज जो पाकिस्तान की है वो उसको तकलीफ में मुब्तला करिए। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि जागते रहना, बड़ी मक्कार और बड़ी ही मुनाफिक कौम है। बिल्कुल, वो अगर देखा जाए तो वो खामोश रहकर इजराइल को प्रूफ दे रहा है। फौजी नहीं, आपके अंदरूनी दुश्मनों से आप बचे। ये खरीद सकते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं हर जगह दुनिया में, जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे बचे।
और वो इंडिया हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, हमारे मुल्क के जो हालात है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इंडिया के एजेंट से और इंडिया ही करवाता है ये सारा कुछ, तो वो तभी ख़राब होते हैं, वरना हमारी अपनी कौम तो हमारे मुल्क के लिए हर वक्त खड़ी रहती है यूनिटी के साथ। तो राव साहब, इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें कि इज़राइल ने, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि ईरान को इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन हमने देखा कि चाइना ने उसको फुल सपोर्ट किया और सिर्फ उसकी जो है पेट्रोल की आप देखें तो 41.2 बिलियन उसने डॉलर्स की तिजारत की उसके साथ लास्ट ईयर। तो आप देखें कि वो ईरान मुआशी तौर पर भी कमज़ोर ना हो पाया। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ट्रंप को भी एहसास हुआ कि ये अब उस तरह से भी उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में अगर चाइना की सपोर्ट ना होती तो शायद ईरान थोड़ा बहुत मुआशी तौर पर, आप समझते हैं, अगर चाइना की सपोर्ट ना होती, इवन ये जो सुलह कराने वाले ममालिक जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी थे, अगर ये ना होते तो ईरान को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसकी कोई तदारुक चाइना भी ना करता तो ईरान बिल्कुल खत्म हो जाता। तो ये बड़ी सपोर्ट की है इन लोगों ने उसको एग्जिस्ट करने में, और इसका मैं तो उल्ट कहूंगा कि अमेरिका को भी सपोर्ट हो गई है, वरना अमेरिका तबाही की तरफ जाना शुरू हो गया था, कभी किसी मुल्क पे हमला, कभी किसी मुल्क पे हमला। अब वो एक खुद भी एक टेररिस्ट स्टेट बनता जा रहा था इसराइल के कहने पे आखिरी हमले से। तो अब अमेरिका को भी समझ आ गई, उसकी लॉबी को भी, वहां के दानिशमंद लोगों को भी, कि अगर अमेरिका ने अपनी इक़्तिसादियात को मजबूत रखना है, अपनी सुपर पावर को कायम रखना है, तो इस तरह के लोगों के कहने से वो जंगें ना छेड़े, तब तो अमेरिका मजबूत रहेगा। वरना अमेरिका ने अपनी बुनियाद डाल दी, आइसोलेशन की तरफ जाएगा, जो अभी तो नहीं जा सकता, अभी तो वो ताकत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह यूरोपियन ममालिक ने मुंह मोड़ा, नेटो ने मुंह मोड़ा, और सारे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता मुंह मोड़ेंगे, तो अमेरिका के लोग महसूस करेंगे कि ये पॉलिसी उनकी बड़ी गलत है। ईरान की सपोर्ट वाकई अब चाइना ने की, और चाइना का जो मैंने बताया, पाकिस्तान का, चाइना का, और इनकी लीडरशिप में तुर्की के जो ब्लॉक बनने वाला है मुस्तकबिल में, मैं तो ये कहता हूँ वो यूएनओ की जगह ले ले, शायद सिक्योरिटी काउंसिल ही वो दुनिया की, और उसका एक ही एम हो कि अमन अमन और अमन, जंग नहीं वो होने देंगे, और वो पावर भी रखते होंगे, जो जंग करने की कोशिश करेगा फिर उस पर वो सारी दुनिया से इक़्तिसादी पाबंदी लगवाएंगे, लेकिन अमल करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा तो इसलिए खत्म हो रही है ना कि अपने चार्टर पर अमल नहीं करवा पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच राव साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही जो टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एजाज ने, जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं जी। आज आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं अपना तज्ज़िया जी सूबा हज़ारा के क़याम पर, कि वो आइनी और कानूनी इंतज़ामी तौर पर कितना ज़रूरी है, तो कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब? देखिए, इस वक्त सूबा हज़ारा की तहरीक तकरीबन अपने ज़ोरों शोरों पर है। कन्वेंशंस मुनक्कद किए जा रहे हैं हज़ारा डिवीजन में भी और कराची में भी बड़ी तादाद में, चूंकि बड़ी तादाद हज़ारा डिवीजन हज़ारा से ताल्लुक रखने वालों की रहती है। सूबा हज़ारा की एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है, एक बड़ी लंबी तहरीक है। ये तहरीक 1957 में, अवलन 1957 में शुरू हुई, जो कि गैर मुनज़्ज़म थी, लेकिन हज़ारा के हवाले से जो तहरीक, सूबे के हवाले से जो आवाम का पहला मुतालबा आया वो 1957 में आया। मुफ्ती अदरीस और अब्दुल खालिक साहब थे, उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी। लेकिन क्योंकि उसके बाद एक मार्शल लॉ का दौर आ गया और जो सूबे थे उनको भी तोड़कर 1 यूनिट कर दिया गया उससे पहले ही। लेकिन ये तहरीक उस वक्त अपनी जड़ें मजबूत ना कर सकी और उस वक्त वो उरूज ना हासिल कर पाई जो उसके बाद इसको मिला। फिर उसके बाद 1987 में एक वकील साहब थे, आसिफ साहब, उन्होंने इस तहरीक को शुरू किया और उन्होंने बड़ी भरपूर तहरीक चलाई। फिर 2010 में जब
खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसका नाम चेंज हुआ, सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा किया गया। तो फिर ये इस मुतालबे ने बड़ा जोर पकड़ा कि नहीं, जो हजारा डिवीजन्स के बासी थे या उस वक्त की सियासी ज़ोमा थे कि हमें अलग सूबा, हमारा चूंकि पख्तूनख्वा या जो खास तौर पे एक लसानियत की तरफ एक सूबे के नाम को लेकर गया गया कि वहाँ पख्तून रहते हैं तो पख्तूनों से, जैसे सिंध में सिंधी रहते हैं तो उनको सिंध है, बलोचिस्तान में बलोचीज रहते हैं ज्यादातर तो बलोचिस्तान, पंजाब में पंजाबी हैं तो पंजाबी, और पख्तूनख्वा में चूंकि पख्तून है। हजारा वालों ने ये डिमांड की कि आप हमें या तो सूबे में अब्बासीन शामिल कर दें या कुछ हजारा पख्तूनख्वा कर दें या इस तरह की चीजें हुई, लेकिन वो बात उस वक्त नहीं मानी गई। फिर सूबे का जो मुतालबा था वो जोर पकड़ गया और बाकायदा जो पहली तहरीक थी उसमें 7 से 10 के करीब लोग शहीद भी हुए, और उस वक्त इस तहरीक को लीड किया बाबा हैदर जमान ने। ओके। इसका बाकी चूंकि पाकिस्तान में सूबों के हवाले से तो बहस बड़े जोर शोर से है और बड़े अरसे से है, जैसे कराची के लिए भी बात, जनूबी पंजाब के लिए, लेकिन हजारा सूबे के हवाले से ये एक बड़ी अहम चीज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वक्त 3 से 4 करारदादें को सूबाई असम्बली से पास हो चुकी हैं सूबे के क़याम के हवाले से। यकीनी तौर पे बड़ा जरूरी होता है कि अगर कहीं किसी जगह आपने सूबा बनाना है तो उसकी जो मुतलका असम्बली है, असम्बली ये करारदाद पास कर दे कि ठीक है, अगर इनका मुतालबा है तो इसको मान लेते हैं। पहली जो करारदाद पेश हुई वो 2014 में हुई, दूसरी करारदाद 2018 में हुई, फिर 2022 में एक और करारदाद पेश हुई कि 2018 की करारदाद के तनाजर में जो कुछ आईनी तौर पर हुआ, उस आईनी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए एक असम्बली को बावर करवाया गया फरवरी 2022 में कि आप 2018 वाली करारदाद के ऊपर अमल दरामद करें। अच्छा। तीसरी करारदाद जो पेश हुई है वो 2025 में हुई है। सही। वो 1 जनवरी आई थिंक 2025 में कि आप इस ना सिर्फ सूबा बनाएं बल्कि बनाने के लिए जो आईनी तौर पे रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको इनिशिएट करें। मतलब 3 करारदादें जो मुतलका असेंबली है उससे पास हो चुकी हैं। इस वक्त आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसी ऑब्स्टेकल या कोई ऐसी रुकावट नहीं है सूबा बनने के। उस अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो सूबा हजारा वो वाहिद सूबा है जिस पर तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो यकसुइयत का मुजाहरा कर रही हैं, उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। खा वो जो पाक की जमात है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, सॉरी पाकिस्तान मुस्लिम कौम, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतलका सूबाई असम्बली में जिसकी अक्सरियत भी है और सूबे में हुकूमत भी है उनकी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी भी। हाँ, अलबत्ता सिर्फ एक वो वाहिद सियासी जमात है जो इसको नेगेट कर रही है, जो इसकी नफी कर रही है, जो इसके खिलाफ, वो अवामी नेशनल पार्टी है। और अवामी नेशनल पार्टी का अपना ही वो है कि इस वक्त सूबे में उनके पास कोई अमलन अवाम की कोई पजराई नहीं है, कोई उनके पास अवामी सतह पर सूबाई असम्बली में भी उनकी कोई अक्सरियत तो दूर की बात अकलियत में भी वो नहीं है। और उनके जो अपने सदर हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा से उनके पास इतने एमपीएस नहीं थे कि वो वहां से उनको सेनेटर मुंतखब करें, उनको बलूचिस्तान से सेनेटर बनाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका अपना असम्बली में कोई वजूद ही नहीं है या अपना सूबे में कोई वजूद ही नहीं है, गो के सियासी एतबार से देखा जाए अवामी नेशनल पार्टी बड़ी सियासी जमात रही है माजी में और एक बड़ा नजरिया है जो उसको बड़े फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सुकड़ कर या उस श्रिंक होकर वो सिर्फ चारसदा तक या जो वली बाग है वहां तक महदूद है वो। तो हमने देखा कि इसमें कोई इस तरह के हर्डल्स नहीं आ रहे, और आपको लग रहा है कि सूबा हजारा का क़याम जो है वो आने वाले वक्त में मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर सूबों की जो बात चल पड़ी है तो
इसको एक टेस्ट केस के तौर पे अगर कहीं जो हर्डल्स पेश आएंगी तो तमाम सियासी जमातों को अभी यही मौकफ है। मैं एक दो बड़े लीडर्स को भी सुन रहा था कि अगर कहीं पर सूबों में इत्तेफाक नहीं हो रहा, सूबे बनने पर, यूनिट्स बनने पर एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो जहां कहीं इत्तेफाक हो रहा है आप वहां बनाकर देख लें। बिल्कुल लेकिन यही है कि सूबा हजारा के क़याम को अमल में लाया जाएगा। और दूसरा, अगर जनूबी पंजाब में भी, चूंकि वहां के हवाले से भी सियासी जमातों में सॉफ्ट कॉर्नर है और बड़ी तीनों सियासी जमातों का ये मुतालबा भी है कि जनूबी पंजाब भी सूबा बना दिया जाए। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह एजिटेशन है, हालात मवाफिक नहीं है। वो माइशत देखे जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखे जाएंगे, दीगर हवालों से। तो मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि जहां कहीं इत्तेफाक अगरचे है सूबे बनने के हवाले से, तो वहां क्यों ना इस इत्तेफाक को बरूए कार लाया जाए और वहां पर इस आईनी प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। जब अगर वहां डिलीवरेंस अच्छी होती है, वहां परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सूबे बनने से वहां की आवाम खुशहाल हो जाती है, तो फिर आने में दीगर सूबों में भी इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ा खुशाइंद होगा कि क्योंकि अगर बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से जब आप तकसीम की बात करते हैं तो यहाँ के जो कौम परस्त हैं, खासतौर पे सिंध के, वो तो बड़े एग्रेसिव हैं। वो तो बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम सिंध की तकसीम कर दें या सिंध को हम फर्दर तकसीम होने दें या कराची को। इसको अवाम तकसीम के तौर पर क्यों ले रही है? पाकिस्तान तो एक है ना। देखिए, अवाम तकसीम के तौर पर नहीं ले रही, जो वहां के मकाम कौम परस्त हैं वो उस तौर पर ले रहे हैं। वो ये समझते हैं, देखिए सिंध, अगर बादियो नजर में हम बात की जाए तो सिंध, मौजूदा सिंध जो है ये इससे पहले इसमें जूनागढ़ स्टेट भी थी, बम्बे स्टेट भी थी, और इसमें थर तक का इलाका, बल्कि जो आगे राजस्थान तक का एरिया वो था जब प्री पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन सिंध में जो तरक्की की है वो सिर्फ एक शहर ने की है, वो कराची ने की है। वसाइल कराची में है। कराची को अब पूरा सिंध जो है वो डिपेंड करता है, वो इन्हिसार करता है, वो कराची पर करता है। गो के सिंध के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अगर आती और उनको आगे बढ़ाया जाता तो आप खुद सोचेंगे इस वक्त अगरचे एक कॉर्नर सूबा सिंध का, एक कॉर्नर जो है वो कराची और दूसरा कॉर्नर जो है वो घोटकी है। अगर घोटकी कराची के बाद, या पाकिस्तान का 8वां-9वां बड़ा शहर है जो टैक्स पेयर है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, या सूबा सिंध में कराची के बाद घोटकी में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन या वो एक बड़ा टैक्स पेयर सिटी है, तो दरमियान में जो शहर हैं, लाड़काना है, नवाब शाह है, इवन सखर है, या मज़ाफात के जो बड़े शहर हैं, हर शहर तारीखी एतबार से किसी न किसी हवाले से, ज़री एतबार से किसी न किसी हवाले से एक बड़ी तारीख रखते हैं। ये एक बड़ी मईशत की, इकोनॉमी की एक बड़ी यूं समझ लें कि एक बड़ी एक खेप रखते हैं वहां पे। तो वो उस तरह डेवलप नहीं हुए, और फिर खास तौर पे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या उसके अलावा जो रेट के तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या दीगर शराएं, रोडें, ये सारी चीजें अगर सिंध में हों तो सिंध के लोग कभी भी ये ना कहें कि कराची को अलग कर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एजाज, आपने एनालिसिस किया जो नए सूबे का क़याम होने जा रहा है जी, सूबा हज़ारा की, उसकी तजवीज़ पेश की गई है और इस पर वाकई में जो है एग्री कर रहे हैं जी सब। आई होप कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ और इसके ऊपर हुकूमत जो है एक अच्छा डिसीजन ले। इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे जी कुछ न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, दौरा ईरान में फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातें, कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हॉर्मज़ खोलने पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर से अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हॉर्मज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला
ख्याल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने किया। ISPR ने बताया कि फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में रहबरी आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वजीर खारजा और ईरानी वजीर दाखिला से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हॉर्मज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि दोनों जानिब से इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। तो ये तो थी जो ईरान का दौरा किया है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। इस हवाले से हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की। और अगर हम साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करें तो वो भी ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग जो है उसके हवाले से कि जो जारी रही, तो आबनाए हरमज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। जी बिल्कुल वेरी वो कहते हैं ना क्लियर कट कह दिया जी मोहसिन रज़ाई ने। और इस तरह के बयानात हम पहले भी सुनते रहे हैं। आबनाए हरमज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हरमज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया और को अमेरिकन जो तैयारे हैं उनको रीफिलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हरमज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया है ट्रंप को भी और इजराइल को भी कि ये जो हरकतें हैं इनको छोड़ दें इन क्लियर वे, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फिर से भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल जी। इसके साथ हम यूक्रेन और रूस के हवाले से खबर शेयर करने वाले हैं। यूक्रेन ने रूस के माशी अहदाफ पर हमले करके पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रूसी सदर जो हैं पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के माशी अहदाफ पर हमले करके पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और अब रूस भी यूक्रेन के इंतहाई हसास मुआशी शोबों को निशाना बनाकर जवाब देगा। यूक्रेन ने हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके खुद अपना ही नुकसान किया है और अब उसे भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन का कहना था कि रूस अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात मैदान जंग की हकीकी सूरत हाल की बुनियाद पर होनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन की जानिब से साल्सों के जरिए पेश की जाने वाली बास तजावीज़ को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि रूस ऐसी तजावीज़ की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ख्याल रहे कि रूसी सदर की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब रूस ने आज यूक्रेन के शहर क्रीविरिया में एक शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन से हमला किया जिसमें 16 अफराद हलाक और 130 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब यूक्रेन ने भी रूसी ऑयल रिफाइनरी और फौजी फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया जिसमें कम से कम 6 रूसी शहरी हलाक हो गए। हमलों में सामारा के इलाके में एक सनती तनसीब को भी निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने रवां मौसम गर्मा में रूस के माशी ढांचे पर ड्रोन हमलों की मुहिम तेज कर दी है जिसमें तेल साफ करने वाली रिफाइनरीज और ऑनलाइन रिटेल कंपनीज के गोदाम भी शामिल हैं। यूक्रेन का कहना है कि यह तनसीबात रूस की जंगी कोशिशों के लिए अहम है और उन्हें तबाह करना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं जी, ये जो यूक्रेन ने रूस के माशी अहदाफ पर हमला किया है इससे दोबारा से जो वहाँ पर भी हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब देखते हैं जी वो मुज़ाकरात की तरफ कैसे आते हैं इन बयानात के साथ। अब हम आपको खबर देने वाले हैं जी सोने की। सोना सोना सोना, ये कौन सा वाला सोना है? मुझे दूसरा सोना पसंद है, सोना जी बिल्कुल, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही। यानी हो ये हम बात करने जा रहे हैं जी गोल्ड की। गोल्ड हो गया जी मज़ीद महंगा, 3 रोज़ में 15,100 रुपये का इजाफा जो है
रिकॉर्ड है। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में आज फिर इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 4,200 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 4,87,136 रुपये हो गई। इधर आलमी बाजार में सोने का भाव $42 इजाफे से $4,646 फी औंस हो गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मुल्क में सोने की तोला कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा हुआ। आज मजीद 4,200 रुपये इजाफे के साथ 3 कारोबारी रोज़ में 15,100 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ये तो थी जी डॉलर चढ़ गया जी सोने का, सोना हो गया महंगा। और आई थिंक ये वो अब न्यूज़ बन गई है कि लोगों को पहले होता था स्टार्ट में जी गोल्ड महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है। अब तो इतनी और प्रॉब्लम्स हैं कि लोग शायद उनमें ही फंस चुके हैं और सोने को भूल चुके हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट आपको जी खबर सुनाने वाले हैं एक एंटरटेनमेंट की दुनिया की। रिमशा खान, बिल्कुल अदाकारा रिमशा खान की बहन का रवायत से हटकर निकाह जेरे बहस कबूल है की जगह क्या कहा से लोग ये खबर यकीन करें मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी सोशल मीडिया से, जो इतनी वायरल हो रही है, या शायद मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। एनी हो, ये ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कभी कभी। पाकिस्तानी अदाकारा रिमशा खान की बहन अलीशा खान की शादी की तकरीबात सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अदाकारा की बहन के निकाह की वीडियो ने जो है वो तवज्जो समेटी। दिन में होने वाले निकाह की तकरीब के दौरान मारूफ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। वहीं दुल्हन की बहन रिमशा और उनके शोहर अदाकार खुशहाल खान खट्टक की गैर मौजूदगी सबने महसूस कर ली। ये अब तक वाज़े नहीं आया कि ये जोड़ा शादी में शरीक ना था या ना उनकी कोई तस्वीर सामने आ सकी। अलबत्ता अलीशा खान की जानिब से निकाह के वक्त रवायती कबूल है के बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान में रजामंदी का इजहार किया गया। वीडियोस वायरल होने के बाद मुतअद्दिद सोशल मीडिया सार्फिन ने इस अंदाज पर तनकीद की और सवाल उठाया कि पाकिस्तानी शादी में निकाह की रस्म अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्यों अदा की गई। कुछ सार्फिन ने रवायती कबूल है को ज़्यादा खूबसूरत करार दिया, जबकि बाज़ ने तकरीब के अंदाज और दुल्हन के अंग्रेजी लहजे पर भी तंजिया तबसरा किया। अच्छा जी, तंज करें तबसरे करें, लेकिन एनी हो उसने इंग्लिश में बोला या उर्दू में बोला तो उसने कबूल ही बोला। तो इतना ज़्यादा इसको टेंशन लेने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है। पॉजिटिव रहा करें, कोई बात नहीं जी। जब आपकी फ्लुएंसी होती है किसी लैंग्वेज पर तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान से समटाइम्स इंग्लिश में निकल जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। छोड़ दिया करें, माफ़ कर दिया करें जी स्टार्स को और स्टार्स की फैमिली को भी। जी बिल्कुल, ये तो खुद वो थी भी नहीं एक्ट्रेस। एनी हो, नेक्स्ट जो हम आपको खबर शेयर करने वाले हैं वो है माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा को। बिल्कुल, माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा को कौमी एजाज़ात ना मिलने की वजह जो है वो सामने आ गई है। बिल्कुल, पाकिस्तानी शोबिस के मारूफ अदाकारा माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा को रवां साल भी कौमी एजाज़ात के लिए मुंतखब ना किए जाने की वजह सामने आ गई। माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नुमाया सितारों में शुमार होते हैं। दोनों अदाकार मुतअद्दिद कामयाब फिल्म्स और ड्रामास में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं और उन्हें मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ एजाज़ात भी मिल चुके हैं। ताहम उन्हें अब तक कौमी सतह पर एजाज़ से नहीं नवाजा गया। इन दोनों के अगर काम की थोड़ी सी बात करें तो बेशुमार ड्रामास में काम कर चुके हैं, बेशुमार फिल्म्स में काम कर चुके हैं और इतनी खूबसूरती से काम करते हैं और बहुत फेमस हैं। बहुत बड़ा इनका एक फ़ैन फॉलोइंग सर्कल है और जब भी काम करते हैं और इनका कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा होता है, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। स्टिल ये किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें तो लोग उस प्रोजेक्ट के लिए वेट करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब उसकी स्टोरी लाइन आपको पसंद हो या आपको पता भी ना हो, फिर भी आप वेट कर रहे होते हो। तो इतने अच्छे ये स्टार्स हैं। तो जी, रवां साल भी कौमी एजाज़ात की फहरिस्त में माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा के नाम शामिल नहीं थे, जब कि उनके हम असर और बाज़ जूनियर अदाकारों में, जिनमें महविश हयात और सजल अली शामिल हैं, उनको कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। इस हवाले से सिंध के वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने एक मौके पर गुफ्तगू के दौरान इस मामले पर इंकशाफ किया है। वज़ीर सकाफ़त के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा के नाम कौमी एजाज़ के लिए तजवीज़ किए गए थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उन्हें एजाज़ देने की मंजूरी नहीं दी।
यह बयान इस मौके पर सामने आया जब फहद मुस्तफ़ा के वालिद और मारूफ अदाकार सलाहुद्दीन तोनियो भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहा है। बाद सार्फिन ने मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा को कौमी एजाज़ का हकदार करार देते हुए कहा है कि दोनों अदाकार पाकिस्तानी शोबिस के बड़े सितारे हैं और उन्हें ये एजाज़ मिलना चाहिए। देखिए जी, फैंस कह रहे हैं कि उन्हें ये एजाज़ मिलना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक अगर हम देखें जो सिंध हुकूमत है उसने कहा जी वफाकी हुकूमत ने उन्हें एजाज़ देने की मंजूरी नहीं दी थी, जबकि उनके नाम जो हैं कौमी एजाज़ के लिए तजवीज़ किए गए थे। तो अब ये क्या मामला है ये तो अब वही जान सकते हैं, हुकूमत जान सकती है। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ होता है कि आपको आपके फैंस कितना पसंद करते हैं, आपको आवाम कितना पसंद करती है। मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई एजाज़ नहीं होता। और देखिए उनके फैंस हैं जो उनको कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है उन्हें ये आवाम पसंद करती है। इसी तरह काम करते रहें, मुस्कुराते रहें वो दोनों जी, खुश रहें। और बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी क्योंकि शो का टाइम होता है ख़त्म। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा की तरह आपसे आपके साथ आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और हम सब कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।